चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम स्टार्ट किए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, है ना। उसके पहले पढ़े थे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। केसी के हेल्प से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ तक प्रोसीड हुआ होगा। केसी की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, वो क्यू और केसी को कंपेयर करके। और केसी और केपी की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि उस समय का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना होगा या इक्विलिब्रियम का प्रेशर कितना होगा। न्यूमेरिकल थे ना सारे। केसी गिवन है तो हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। उसमें हमने पहले पढ़ा था लीचार्ट प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट कि जिस भी फैक्टर के कारण या जिस भी एक्टिविटी के कारण आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, उस चीज का अनडू इफेक्ट होगा टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। तो उसमें हमने फर्स्ट देखा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करोगे तो क्या होगा। तो उससे हमने देखा था कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, एंड टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम होना होगा। और वो कम कब होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तब तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके कम होंगे ना। ठीक है। और अगर मैंने रिएक्टेंट्स को कम किया तो बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ाया तो कम होना चाहिए, अगर कम किया तो बढ़ना चाहिए। कम किया तो बढ़ेगा कैसे, रिवर्स होके यानी बैकवर्ड। और प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, अगर आपने कम किया तो वो बढ़ना चाहिए तो फॉरवर्ड, और आपने बढ़ाया तो कम होना चाहिए तो बैकवर्ड। अंडू इफेक्ट, अगर आपने चीजें बढ़ाई हैं तो अंडू इफेक्ट होना मतलब उसका कम होना होगा। ठीक है। और कम कैसे होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड फिर अपन डिसाइड करेंगे। अगर प्रोडक्ट कम करना होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन जाना पड़ेगा, और रिएक्टेंट कम करना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है। फिर हमने सेकंड टेम्परेचर देखा ना। टेम्परेचर में हमने ये देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो लो टेम्परेचर में फेवर होंगे और एंडो आपके हाई टेम्परेचर। अगर आप एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ रहा था, आपने और बढ़ा दिया तो इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। तो टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम होना चाहिए, और टेम्परेचर कम कब होगा, जब वो रिएक्शन एंडो होगा। और हमने देखा था ना कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड वाला एक्सो है तो बैकवर्ड वाला एंडो होता है, एंड वाइस वर्सा। तो सब ने ये कंक्लूड किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि एंडो। तो इसलिए हमेशा लो टेम्परेचर में कराते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कराते हैं हम हाई टेम्परेचर। ये यहां तक हुआ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नहीं डालनी है सब, चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ऐसी पूछेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सॉरी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें लिखते हैं एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक एग्जांपल लिखना, N2O4, let us take an example. N2O4 gives 2NO2. N2O4 gives 2NO2. 2NO2. N2O4 gives 2NO2. दोनों ही गैस है ना। ये भी गैस है और ये भी आपका गैस। ठीक है। रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट 1 मोल था और प्रोडक्ट बनने के बाद वो 2 मोल हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ा है ना। ऐसे तो प्रेशर बढ़ा है, पहले 1 मोल गैस थी, अब वो 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो गई, तो मोल्स बढ़ गए ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एक बीकर के अंदर आप मॉलिक्यूल ऑफ गैस भरते जाओ, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में प्रेशर कम है, राइट साइड में प्रेशर ज्यादा है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ड्यूरल रिएक्शन में है ना। तो अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाते हो, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, अब आपने इसके प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो अल्टरनेट इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर कम होना चाहिए, और प्रेशर कब कम हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड में तो प्रेशर और बढ़ेगा। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप के रिएक्शन।
और एक टाइप का रिएक्शन ये भी हो सकता है, देखना N2 प्लस H2 3H2 gives 2NH3। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है 4, 1+3 4 मोल्स ऑफ गैस है ना, और राइट साइड में 2 मोल ऑफ गैस है। मतलब जब अपन लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हाँ, और जब राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इस टाइप के रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है। ऊपर वाले एग्जांपल में रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम थी और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है। अगर आप इसमें प्रेशर इंक्रीज करोगे ना तो नो डाउट अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, पर अब कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। समझ रहे हो, मैंने दोनों में प्रेशर इंक्रीज किया, पर एक में प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और एक में प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। उसका रीजन है कि एक में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स कम थे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, और दूसरे में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कम। तो प्रेशर रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्टेंट कैसा है हमारा, क्या रिएक्टेंट डिक्रीज इन प्रेशर के साथ फेवर हो रहा है या रिएक्शन के साथ प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है। समझ रहे, तो पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर इसके बारे में शॉर्ट में लिख के एंड करेंगे। ये रिएक्शन लिख लो, फिर लिखना नीचे। In this forward reaction occurs with, in this forward reaction occurs with, in this forward reaction occurs with increase in number of moles. In this forward reaction occurs with increase in a number of moles. And backward reaction proceeds with decrease in number of moles. Decrease in number of moles. Okay. If now the pressure is increased, if now the pressure is increased, if now the pressure is increased, then according to Le-Chatelier's principle, now if the pressure is increased, then according to Le-Chatelier's principle, then according to Le-Chatelier's principle, the equilibrium will shift in a direction, the equilibrium will shift in a direction in which pressure decreases, in which pressure decreases, in which pressure decreases। और प्रेशर कहां डिक्रीज होगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं वहां तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर बढ़ेगा और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस होगी ना, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो अगर आपने इस टाइप के रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन जहां पे प्रेशर कम हो रहा है, व्हिच इज बैकवर्ड। तो ये तो हमारा रिएक्शन, फिर अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना चाह रहा हूं तो ये तो रिएक्शन हमें फेवर नहीं करेगा, ये तो और उल्टा जा रहा है ना रिएक्शन। और मैं नहीं चाहूंगा कि NO2 वापस से मिक्स होकर N2O4 बन जाए, हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन सप्रेस हो जाएगा। ये रिएक्शन का मतलब क्या है, डिसोसिएशन। एक N2O4 मॉलिक्यूल 2 NO2 में स्प्लिट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर ये बैकवर्ड की तरफ फेवर करेगा तो वो डिसोसिएशन तो नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में डिसोसिएशन होना हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन डिसोसिएशन आपके ऑपोजिट वर्ड्स था। दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बने तो दैट इज एसोसिएशन, और अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया मतलब डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाया तो डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, सप्रेस मतलब कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला रिएक्शन अच्छे से तभी चलेगा फॉरवर्ड वाला जब आप इसको लो प्रेशर में करवाओगे। अगर आप चाहते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो
समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो तो इन टाइप के रिएक्शन में जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, आप उन टाइप के रिएक्शन में हमेशा लो प्रेशर में रिएक्शन करो। क्लियर? तो क्या लिखा आप लोग? देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच प्रेशर डिक्रीजेस और द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। That is in this case in backward direction. That is in this case in backward direction. That is in this case in backward direction. So an increase in pressure, so an increase in pressure, so an increase in pressure will suppress the dissociation of, so an increase in pressure will suppress the dissociation of N2O4 into NO2, will suppress SUPPPRESS, will suppress the dissociation of N2O4 into NO2. Clear है? एक रिएक्शन और लिखना, वो अमोनिया वाला, उसमें उल्टा हो रहा है ना, रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, प्रोडक्ट बनने के बाद मॉलिक्यूल्स कम हो गए। देखो एक और, let us consider another reaction. N2 plus 3H2 gives 2NH3. ठीक है? देखो, in this forward reaction is accompanied by, in this forward reaction is accompanied by in this forward reaction is accompanied by, मतलब वही मेरा अमोनिया की फैक्ट्री आ गई वापस का ना। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं ये रिएक्शन को हाई प्रेशर में करवाऊं कि लो प्रेशर में करवाऊं, इससे मुझे अमोनिया का यील्ड ज्यादा मिलेगा। एक पहले तो मैंने आदमी को बैठा के रखा था जो बीच बीच में अमोनिया निकाल रहा था या बीच बीच में वो N2H2 ऐड कर रहा था, है ना। एक तरीका और है, टेम्परेचर वाला भी हमने देख लिया था कि टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, उसका टेम्परेचर लो या हाई रखें। अब बात आती है प्रेशर की, मुझे इसको क्या प्रेशर देना पड़ेगा, N2 प्लस 3H2 को मैं हाई प्रेशर में करवाऊं कि लो प्रेशर में करवाऊं। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स देखूं तो 4 मॉलिक्यूल से ये 2 मॉलिक्यूल हुआ ना, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है प्रेशर कम हो रहा है, और उल्टा रिएक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विथ डिक्रीज इन प्रेशर, whereas backward reaction proceeds with increase in pressure। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं प्रेशर कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा ली चैटलेट के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इस सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, जहां पे दोनों का रेट बराबर हो चुका है, जितने देर में N2 प्लस H2 अमोनिया बना रहा है उतनी देर में एक अमोनिया N2 और H2 बना रहा है, अगर मैं इस रिएक्शन में आके प्रेशर को बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा, ली चैटलेट के अकॉर्डिंग प्रेशर कम होना चाहिए, और प्रेशर किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, फॉरवर्ड। मतलब मैं अगर हाई प्रेशर में कराऊंगा तो यील्ड अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं लो प्रेशर में करवाया, मान लो मैंने प्रेशर लो कर दिया, तो ली चैटलेट के अकॉर्डिंग प्रेशर हाई होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। फिर से कोई चीज हमने कम की है तो उसका अंडू इफेक्ट तो बढ़ना ही होगा ना, और कोई चीज हमने बढ़ाई है तो उसका अंडू इफेक्ट कम होना ही होगा। तो अगर मैंने प्रेशर कम किया है तो उसका अंडू इफेक्ट मतलब प्रेशर बढ़ेगा, तभी वो वापस से रीस्टैब्लिश करेगा इक्विलिब्रियम को। और प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बैकवर्ड, जो हम नहीं चाहते। इसलिए रिएक्शन कैसे करवाएंगे, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे। ठीक है, ओके। तो क्या लिखा आप लोग, इन दिस रिएक्शन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय अ decrease in number of moles, decrease in number of moles. If the pressure is increased, if the pressure is increased, if the pressure is increased, then according to LC principle, पूरा मत लिखो,
शॉर्ट में लिख लो फिलहाल, एलसी में तो समझ गए ना, रीचैट में है ना। Well, according to LC principle, the equilibrium will shift in that direction. The equilibrium will shift in that direction in which pressure decreases. In which pressure decreases. In this case, in forward direction, है ना। इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ। इन दिस केस फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो दोनों एग्जांपल का कंक्लूजन लिखते हैं, एंड करेंगे प्रेशर वाला एरिया। हाँ, कंक्लूजन लिखो इसका भी। लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शंस, लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शंस, मैं लिखवा रहा हूँ, दो तीन जगह ना ब्लैंक डलवाऊंगा, ठीक है। आप लोग पूरा सेंटेंस रीड करके उस ब्लैंक को फिल करना, आइदर इंक्रीज से या डिक्रीज से। समझिए क्या बोल रहा हूँ आगे। लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शंस which are accompanied by dash in total number of moles and high pressure favors those reactions, and high pressure favors those reactions which takes place with dash in the total number of moles. दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, बस एक जगह लो प्रेशर लिखे, एक जगह हाई प्रेशर लिखे। पूरा तो सेम है दोनों, टेक्स प्लेस विद डैश इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बस वहां पे अकम्पनीड वर्ड लिखे, यहाँ टेक प्लेस लिखे हैं। मेरे दोनों सेंटेंस समझ में आ रहा है। अपन ये बोल रहे हैं कि हाई प्रेशर किस टाइप की रिएक्शन को फेवर करेगा और लो प्रेशर किस टाइप की रिएक्शन को फेवर करेगा। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं या घटते हैं वो आप लोगों को बताना है। पढ़ो अच्छे से, ये दोनों पर एग्जांपल में देख चुके हैं। फर्स्ट में डिक्रीज और सेकेंड में इंक्रीज। सोच के तो बोलो कुछ एक बार अच्छे से। अच्छा ये रिएक्शन देखो एक बार, जो देख रही है ना अपन, इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, है ना। तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए प्रेशर डिक्रीज किया था हमने नहीं, मतलब अपने आप होगा। और प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब क्या है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला रहा है, ये तो फेवर नहीं कर रहा। तो हाई प्रेशर ऐसे रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। हाई प्रेशर उनको फेवर करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं। तभी तो मैं बोला कि हमें आपको प्रेशर बढ़ा के काम कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। लो प्रेशर विल फेवर दोज रिएक्शन जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इस रिएक्शन को मुझे लो प्रेशर में करवाना है। हाई प्रेशर में तो N2 का अपन सप्रेशन लिखे ना, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में देखो आप लोग कि फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं मतलब प्रेशर कम हो रहा है। इतना समझ में आया। अब अगर इसमें इस रिएक्शन में मैंने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा और रीस्टैब्लिश करने के लिए प्रेशर घटना चाहिए। घट किस डायरेक्शन में रहा है, बैकवर्ड। तो हाई प्रेशर में ये तो रिएक्शन फेवर नहीं कर रहा है। फेवर करने का मतलब फॉरवर्ड होना चाहिए, फेवर करने का मतलब फॉरवर्ड। तो ये लो प्रेशर में फेवर करेगा। आप जब इसमें प्रेशर लो दोगे ना तो रीचैटले के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ना चाहिए, और प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फॉरवर्ड। तो लो प्रेशर वाले रिएक्शन उनको फेवर करेंगे जिन रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, मतलब पहले डैश में इंक्रीज आए। क्लियर है। और हाई प्रेशर उनको फेवर करेंगे जिन रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं।
4 से 2 हो गए, समझ गए? क्योंकि उन रिएक्शन में देखो ना प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो आप बार बार बढ़ाते चलो, रीचैटले के अकॉर्डिंग बार बार प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज कहां हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि उस तरफ जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है, डिक्रीज है नंबर ऑफ, क्लियर? लास्ट लिखना फोर्थ, 4 फैक्टर लिखे थे ना अपन, एक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ या एडिशन ऑफ सम इनर्ट गैस। लिखो भाई, फोर्थ है इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैस होगी जो रिएक्ट नहीं करेगी, है ना, बट वॉल्यूम प्रेशर तो बढ़ा सकती है ना। मान लो ऑलरेडी एक रिएक्शन हो रहा है, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, सब गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। अब आपने एक ऐसी गैस डाल दी इस मिक्सचर में जो इनके साथ रिएक्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि वो इनर्ट है, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव होता है ना, तो वो आप गैस ऐड करोगे तो वो रिएक्ट तो नहीं करेगी, कोई नया नया प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगी, बट वो खुद भी तो कुछ ना कुछ जगह लेगी ना, वो खुद भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगी ना, तो उसके कारण भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उससे भी आपका इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, ठीक है। भले रिएक्शन नहीं कर रही है, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना रही है, बट वो वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो उसमें नीचे लिखो कंसिडर द रिएक्शन, ये लिखो रिएक्शन, कंसिडर द रिएक्शन दिस इसका केसी का वैल्यू कैसे लिखोगे? केसी क्या होगा इसके लिए? PCl3 का कंसंट्रेशन इनटू Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो अब हम दो केस लेते हैं इसके लिए, एक लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट केस लिखना ए डाल के, if the reaction takes place at constant volume, if the reaction takes place at constant volume, गैसियस रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम कराने के लिए क्या करेंगे अपन? हमने बताया नहीं, अगर एक गैसियस रिएक्शन को आप कांस्टेंट वॉल्यूम में कराना चाहते हो तो क्या करोगे? वेसल को क्लोज करोगे ताकि गैस एस्केप ना कर पाए, एस्केप करेगी तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उसका, और आप तो बीकर क्लोज कर दी हो, वही उसका वॉल्यूम है, वही उसका बाउंड्री है, उसके बाहर वो जा ही नहीं सकती, समझ रहे? तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कि द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। एक क्लोज्ड वेसल में कराने से हम एक गैसियस रिएक्शन को बोलते हैं कि इट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ओके। If the reaction takes place at constant volume, comma, addition of an inert gas, addition of an inert gas आप ऐड भी करोगे तो वॉल्यूम उतना ही है ना, अभी भी तो वॉल्यूम क्यों ना चेंज हो रहा है ना। एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस will not change the molar concentrations, will not change the molar concentrations of the reactants and products, of the reactants and products. आप केसी का वैल्यू देख रहे हो ना, क्या होता है केसी का वैल्यू? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब ये चेंज ही नहीं हो रहे तो केसी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, और केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तब तो केसी का वैल्यू चेंज होगा ना। केसी का वैल्यू क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपके रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो मोलर कंसंट्रेशन सेम रहेगा। वॉल्यूम होता क्या, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन होता क्या है? मोल पर लीटर, नहीं होता है? नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है सबके, वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि हम क्लोज्ड वेसल में करा रहे हैं। तो अगर ये दोनों ही चीज कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट है मतलब केसी चेंज नहीं होगा,
एसी चेंज नहीं हो रहा है मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अगर आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में इनर्ट गैस ऐड करते हो तो इट विल चेंज, इट विल नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, आप क्या लिखिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, ना will not change the molar concentration of reactant and product, hence the state of equilibrium will remain unaffected. Hence the state of equilibrium will remain unaffected. ठीक है, देखो हमने डाली भी इनर्ट गैस है, आप कोई ऐसी गैस डालते जो इसके साथ रिएक्ट करके ये दोनों और बनाती तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाता ना, या इनके साथ रिएक्ट करके ये बनाती तो कंसंट्रेशन चेंज होता। वो तो इनर्ट गैस है, वो तो रिएक्ट कर ही नहीं रही है, तो उनके कारण इनका कंसंट्रेशंस में इनका नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होगा। और क्योंकि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में कराया तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। है ना क्लियर? और कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इसलिए केसी का वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड केस लिखना, if the reaction takes place at constant pressure, if the reaction takes place at constant pressure, comma, addition of inert gas, addition of inert gas must accompany an increase in total volume, must accompany an increase in, must accompany an increase in the total volume to keep pressure constant, to keep pressure constant, to keep pressure constant। अब इसको ऐसे इमेजिन करना जैसे हम गोला घेर बनाते हैं ना सब, है ना, हम चाहते हैं कि मतलब हमारे घेरे में मान लो 10 लोग हैं, है ना, तो हम सब एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए, एक 11वां आदमी आ गया इनर्ट गैस, है ना, वो आया और हम चाहते हैं कि अभी हम जितना सब एक दूसरे के पास खड़े हैं ना, हम उसके एंटर होने के बाद भी एक दूसरे से उतने ही पास है। आपको समझ लो सिचुएशन क्या बोल रहा हूँ, हम 10 लोगों ने गोला बनाया हुआ है, हमारा गोला इतना बड़ा हो गया है और हम सब एक दूसरे से टच होके खड़े हुए, और 11वां आदमी आया इनर्ट गैस, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है ना, बट हमारे बीच का जो गैप है वो उतना ही रहना चाहिए, प्रेशर जो हमारे बीच का है वो उतना ही रहना चाहिए। तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा अपन को, उसको अकम्पनी करना है ना, और प्रेशर उतना ही रहना चाहिए हमारे बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे ऐसे केस में, थोड़ा पीछे हटोगे ना, एक एक कदम थोड़ा पीछे करके चल रही आ जाए, तो वॉल्यूम बढ़ गया ना अपना, पहले हमारा वॉल्यूम कम था, एक आदमी आने से क्योंकि हमको प्रेशर उतना ही चाहिए था हमारे बीच में, गैप उतना ही चाहिए था हमारे बीच में, तो हमने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया। बस अब ये भी वही करेंगे, क्या करने वाले हैं, इनको प्रेशर कांस्टेंट रखना है अपना, हमारा रिएक्शन कैसा हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है ना। अगर आपने चौथी गैस इसमें डाली, ऑलरेडी बीकर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आपने चौथी गैस डाली, तो जब वो आएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, तो उसको ठीक करने के लिए अपन जगह दिए थे ना उसको, तो ये भी वही करेंगे, ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो ये क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम बढ़ाते, सबका वॉल्यूम बढ़ेगा, पीसीएल साइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वो भी थोड़ा सा हटेगा, सब हटेंगे ना, 10 हटेंगे तब तो बीच में कोई आदमी आएगा, मान लो 3-4 आदमी आ रहे तो सबको थोड़ा थोड़ा हटना पड़ेगा ना, तब तो आप घेरा बड़ा कर पाओगे और वो 3-4 को अंदर कर पाओगे, समझ गए? ठीक है, तो ये भी वही करेंगे, अगर कोई चौथी गैस आ रही है तो उसको अकम्पनी कराने के लिए ये अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे ताकि प्रेशर अभी भी कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर ये अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बढ़ गए ना, है ना क्लियर, हमारे बीच का गैप और कम हो जाएगा, कुछ लोगों को ऐसे ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये भी वही करेंगे। अब वॉल्यूम बढ़ता है ना तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो किसी के नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो इनर्ट गैस, उसके ऐड होने से
ना इसके नंबर ऑफ मोल्स में फर्क पड़ रहा है ना इनके नंबर ऑफ मोल्स में फर्क पड़ रहा है, बट इनकी वॉल्यूम में जरूर फर्क पड़ रहा है। और कंसंट्रेशन होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन कम होगा, तीनों का कंसंट्रेशन कम होगा। जो कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स कम है, उनका अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तभी कंसंट्रेशन कम होती है ना। दो तरीके कंसंट्रेशन कम करने के, या तो आप सॉल्यूट कम डालो या तो पानी ज्यादा डाल दो। पानी ज्यादा डालने से भी तो वॉल्यूम बढ़ गया ना सोल्यूशन का। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो और क्या समझा इसको मैं, एक ग्लास में मतलब कम मीठा पानी चाहिए, है ना, तो या तो शक्कर कम डालो या तो पानी ज्यादा लेके, दोनों ही एंगल में आपको पानी कम मीठा मिलेगा, मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी शक्कर की। या तो कम शक्कर डालो और गलती से शक्कर ज्यादा डल गई है तो पानी और डाल दो, तो ऑटोमेटिकली उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना। सॉल्यूट पहले इतने एरिया में था, अब उतना ही सॉल्यूट इतने एरिया में, तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इनका भी यही होगा। वापस रिपीट करते क्या क्या हमने बात की थी। एक इनर्ट गैस अंदर आया, कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करना है हमें, तो वॉल्यूम बढ़ा दी उन्होंने अपनी, ताकि अभी भी प्रेशर उतना ही रहे जितना तुम्हारे आने से पहले था, ताकि वॉल्यूम प्रेशर उतना ही रहे। और वॉल्यूम बढ़ गया, सबका वॉल्यूम बढ़ा तो सबका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी कम होगी, इसकी वैल्यू भी कम होगी और इसकी वैल्यू भी कम होगी। अगर तीनों की वैल्यू कम होगी, हमें पता है केसी तो कांस्टेंट होता है, तो केसी को कांस्टेंट रखने के लिए देखो एक और चीज, इन दोनों की वॉल्यूम कम हो रही है, इसकी वॉल्यूम कम हो रही है, यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है और इनकी कंसंट्रेशन भी कम हो रही है। वॉल्यूम तो बढ़ रही है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रही है बट कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसकी कम हो रही है, इसकी कम हो रही है, इसकी भी कम हो रही है। अब न्यूमरेटर में दो टर्म है जिनकी कम हो रही है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है जिसकी कम हो रही है, तो ओवरऑल केसी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर दो ऐसी चीजें जो कम होने वाले हैं, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा ही कम होने वाला है और डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली केसी कम होगा। अब केसी को भी कांस्टेंट रखना है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो केसी कैसे कांस्टेंट होगा, दो तरीके से, या तो ये बढ़े या तो ये डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा और ये बढ़ेंगे तो भी ये इंक्रीज हो जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ। ये डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम बढ़ा, तीनों का कंसंट्रेशन कम हुआ, इन दोनों के कारण केसी का वैल्यू कम हुआ। अगर ये दोनों नीचे होते ये ऊपर होता ना, मतलब डिनोमिनेटर में दो टर्म होते हैं और ऊपर एक टर्म होता ना, तो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता केसी, इनफैक्ट केसी को बढ़ जाता हो। क्यों बढ़ जाता, क्योंकि नीचे दो टर्म डिक्रीज हुआ है, ऊपर एक टर्म डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल केसी बढ़ जाता है। बट अभी ऊपर दो टर्म डिक्रीज हुए हैं और नीचे एक टर्म डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल केसी कम हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए या तो इन दोनों को बढ़ना पड़ेगा या तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, या फिर इन दोनों को बड़ा होना पड़ेगा तो अपने आप केसी बढ़ा। समझ रहे, ये डिक्रीज होना इन दोनों का बढ़ना मतलब ये फेवर करना है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे रिएक्शन में जहां पे आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में ज्यादा है, सॉरी प्रोडक्ट में ज्यादा है रिएक्टेंट में कम है, उस केस में वो रिएक्शन को फेवर है। ठीक है, इसको मैं लिख पा रहा हूँ, समझ के लिखूंगा। ठीक है, चलिए क्या लिखे हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मस्ट अकम्पनी एन इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। यहां तक लीजिए, ये लाइन समझ में आई, तो घेरे वाला है ना, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, उसको लिखते हैं hence at equilibrium hence at equilibrium the molar concentration of each reactant and product will decrease. Hence at equilibrium the molar concentrations of each of the reactant and product will decrease. यहाँ तक क्लियर है, तीनों का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा क्योंकि तीनों ने ही जगह दी है उसको अंदर आने के लिए, तो तीनों का ही वॉल्यूम बढ़ा है, इसलिए तीनों का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, सिंस देयर आर टू कंसंट्रेशन टर्म इन न्यूमरेटर, सिंस देयर आर
two concentration terms in numerator, since there are two concentration terms in the numerator and only one in the denominator, and only one in the denominator, and only one in the denominator, comma, therefore Kc should decrease. Kc तो decrease ही होगा. Okay. Full stop. But Kc is constant at constant temperature. But Kc is constant at constant temperature. But Kc is constant at constant temperature. Hence to keep Kc constant. Hence to keep Kc constant. Hence to keep Kc constant. Either PCl5 should decrease, either PCl5 should decrease, or PCl3 and Cl2 should increase. ठीक है, लाइन समझ में आई? इन तीनों के डिक्रीज होने से केसी तो डिक्रीज हुआ. क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि न्यूमरेटर में टर्म ज्यादा थे, डिनोमिनेटर में टर्म कम थे, उसके कारण आपका केसी डिक्रीज हुआ. पर हमें पता है कि केसी कांस्टेंट होता है, आपका कांस्टेंट होता है टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे. तो टू कीप केसी कांस्टेंट या तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा या तो इन दोनों को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ाना है केसी. केसी कम हो गया ना, इनके कंसंट्रेशन कम होने से केसी कम हो गया. तो केसी को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो डिनोमिनेटर कम करो या तो न्यूमरेटर बढ़ाओ. इन दोनों ही केस में केसी बढ़ेगा. और ये कब होगा? जब PCl5 रिएक्ट करके PCl3 और Cl2 देगा, और ऑटोमेटिकली PCl5 कम हो जाएगा और इन दोनों बढ़ जाएंगे. समझ रहे? तो दिस कैन हैपन ओनली इफ this can happen only if this can happen only if this can happen only if more of PCl5 dissociates to give PCl3 and Cl2. More of PCl5 dissociates to give PCl3 and Cl2. Stop. Hence the dissociation increases. Hence the dissociation increases. ये भी रिएक्शन डिसोसिएशन ही है ना. एक बड़ा मॉलिक्यूल PCl5 का दो छोटे छोटे PCl3 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है. डिसोसिएशन समझते हो ना? डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं. डिकम्पोजिशन में भी ये होता है, बड़ा सा चीज छोटे छोटे में ब्रेक होता है, और डिसोसिएशन का मतलब भी यही होता है. ठीक है. Hence the dissociation increases with addition of an inert gas. With addition of an inert gas. ठीक है. चलो इसका कंक्लूजन लिखना दो लाइन का. एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, addition of inert gas at constant volume has no effect. ऊपर लिखे ना केस वन. Addition of inert gas at constant volume has no effect on equilibrium. Whereas at constant pressure, whereas at constant pressure, whereas at constant pressure, the equilibrium shifts, the equilibrium shifts
किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। PCl3 और Cl2 दो मोल थे इधर, और इधर PCl5 का एक ही मोल था। तो शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट समझ में आना। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, तीनों डिक्रीज होने पर ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो केसी डिक्रीज होता है। इसका एक एग्जांपल भी अपन लेके कर सकते हैं। मान लो इसकी पहले की वैल्यू सबकी 5 5 और 5 थी, ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, न्यूमरेटर में दो है और डिनोमिनेटर में एक है, तो केसी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना। अब केसी का वैल्यू सब डिक्रीज हुए थे, सबका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा, तो मान लो इसका 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया, तीनों डिक्रीज हुए। और न्यूमरेटर दो थे, उनका ज्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है, डिनोमिनेटर एक ही है, कम डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो केसी कम हुआ ना। तो वही केसी को बढ़ाने के लिए अपने पास तरीका क्या है? या तो आप इसको कम करो और या तो इनको बढ़ाओ। तो लेट्स से कि इनको मैंने बढ़ा के 5 5 कर दिया, इनको कम करके फिर से 2 कर दिया। समझ लो क्या? तो अपन केसी को बढ़ा सकते हैं। Am I clear? अब अगर यही काम उल्टा होता कि आपका रिएक्टेंट 2 होता और प्रोडक्ट 1 होता, तो केसी का वैल्यू क्या लिखते हैं अपन? 5/5 into 5 फॉर एग्जाम्पल। तो कितना आ रहा है केसी का वैल्यू? 0.2 आएगा। अब डिक्रीमेंट करेंगे तीनों में, न्यूमरेटर 1 है तो डिक्रीमेंट होकर 3 हुआ, डिनोमिनेटर 2 है तो 2 बार डिक्रीमेंट हुआ। अब डिनोमिनेटर ज्यादा डिक्रीज हो गया ना, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 1/3 कितना होता है? 0.33। केसी बढ़ गया, देख रहे हो? ये फर्क समझ में आ रहा है ना दोनों में, कि अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है तो केसी डिक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है तो केसी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे केसी को डिक्रीज करना है, तो इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया था तो इंक्रीज करना था। तो इंक्रीज करने के लिए या तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और या न्यूमरेटर बड़े हो जाए। यहाँ केसी को मुझे क्या करना है? डिक्रीज कराना है, तो या तो न्यूमरेटर कम हो जाए या तो डिनोमिनेटर बढ़ जाए। समझ गए? तो यहाँ जाएगा आपका बैकवर्ड रिएक्शन। समझ गए? तो ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे जिससे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। कैटलिस्ट से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा इक्विलिब्रियम को, बस कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा। इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपका ना फर्स्ट पार्ट हुआ चैप्टर का, जहां पे अपन सॉल्यूशंस के इक्विलिब्रियम देखते हैं। सॉलिड भी था, एक्वस सॉल्यूशंस के इक्विलिब्रियम थे। अब हम कुछ ना आयनिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ही है बट आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? कैटलिस्ट है वो। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाए ना, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, ये वायर्स भी कंडक्टर है और नमक का पानी भी कंडक्टर है ना। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम सेल में पढ़ते थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो उसका लिक्विड सॉल्यूशन होता है या मॉल्टन फॉर्म होता है। हम उसमें इलेक्ट्रोड्स, कैथोड, एनोड डिप करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली कंडक्टर्स हैं बट दे आर लिक्विड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? लिक्विड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल एसिड, बेस या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशंस। क्योंकि प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। उसमें आप एक सॉल्ट ऐड कर दो, नाउ इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब उसके अंदर आयंस। तो हमारे वायर्स में ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट उनमें आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देयर हैज टू बी समथिंग जो मूव करे। नॉन मेटल्स क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक वायर है ना, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो करंट इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है,
और यही आपके इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये रहा आपका पानी, इसमें डाल दिया मैंने NaCl, तो वो जाके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, हो गए फ्री आयंस। नाउ दिस फ्री आयंस विल मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वन व्हिच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अपोजिट हो जाएंगे, जो कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म में होता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कभी सॉलिडली होते हैं, दे मे बी इन एक्वस फॉर्म यानी पानी में बने होंगे जैसे ये बना है, या तो मॉल्टन फॉर्म में। मतलब NaCl सॉलिड है ना जब तक, तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा, एक आयनिक कंपाउंड है ये। NaCl is a ionic compound, it will not conduct electricity in solid state, बट अगर आपने इसको मेल्ट कर दिया, मॉल्टन फॉर्म में ले आए, इट विल कंडक्ट, क्योंकि मॉल्टन फॉर्म में भी ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपने इसको पानी में मिला दिया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, तब भी ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, और दोनों ही केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दोनों ही केस में हम इसे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे और भी सॉल्ट होते हैं ना, जिसका एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टन फॉर्म लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अब उनके पास फ्री आयंस आ चुके हैं। है ना क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जाहिर सी बात है, जिनमें बहुत सारे आयंस होंगे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और जिनमें आयंस कम होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेंगे। तो जैसे हम एसिड भी पढ़ते थे ना, तो दो टाइप के एसिड होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या था? एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, ये सबको हम स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते थे? क्योंकि जितना भी मैंने HCl का मॉलिक्यूल लिया है ना, वो सभी डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सारे। मान लो मैंने अगर 10 मॉलिक्यूल लिए होंगे ना HCl के, तो ऑल द 10 मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट इनटू 10H positive and 10 Cl negative. If I have taken 10 molecules of H2SO4, all will dissociate into 20H positive and 10 SO4 2 negative. समझ रहे हो क्या? इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में बचेंगे ही नहीं, तब क्या हो जाएंगे? आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वन व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। डिसोसिएशन बार-बार यूज हो गया इस चैप्टर में ना, डिसोसिएशन समझ रहे हैं ना? टूटना। एक HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है, H2SO4 H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। ठीक है? तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं ना, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है? द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, यानी कि वीक एसिड। अब आप अपन बोल सकते हैं कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आते हैं वीक एसिड में, फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड होता है ना? इसको वीक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये डिसोसिएट होता है ना, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इसके कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रहते हैं। मतलब बीकर में अगर 10 CH3COOH होगा ना, तो हो सकता है या 2 या 3 ही डिसोसिएट हो रहे होंगे, बाकी 7 अभी भी इसी फॉर्म में। तो आयंस कम है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेंगे। दैट इज व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एम आई क्लियर? तो देखो, ये तो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इनमें तो इक्विलिब्रियम का नाम का कोई चीज आएगा ही नहीं, पूरा तो HCl खत्म हो गया ना। क्या क्या इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तो तब होगा जब रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम नाम का कोई चीज नहीं होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो कंप्लीशन तक पहुंचते हैं। इक्विलिब्रियम, irreversible reaction goes into completion. It is the reversible reaction which attains equilibrium. क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे तो सिर्फ वन वे है। तो अगर 10 गाड़ियां यहाँ खड़ी, 10 की 10 यहाँ आ गई, वहां कोई बचा ही नहीं ना। बट ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। एक गाड़ी यहाँ से यहाँ आई, उतनी देर में एक गाड़ी यहाँ से यहाँ चली गई, तो अभी भी यहाँ 5 गाड़ी, अभी भी यहाँ 5 गाड़ी। फिर एक गाड़ी यहाँ से यहाँ आई, उतनी देर में एक गाड़ी वापस यहाँ से यहाँ चली गई, अभी भी यहाँ 5 गाड़ी, अभी भी यहाँ 5 गाड़ी। ये टू वे। अगर वन वे ट्रैफिक होगा तो वो पूरी की पूरी गाड़ी इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ का ट्रैफिक खत्म। इरिवर्सिबल रिएक्शन।
कंप्लीशन पर जाएगा, नो इक्विलिब्रियम। पर रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहे हैं, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब रिएक्शन की दोनों तरफ से जो स्पीड है वो बराबर हो जाए, उसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ रहे? तो एक्चुअली यहां ऐसा क्यों होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके हर मॉलिक्यूल चाहते भी होंगे ना डिसोसिएट होना, तो उतने देर में दो आयंस मिलकर फिर ये बना दे। समझ में आ रही बात? इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जा रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। इसका मतलब मान लो ये 10 मॉलिक्यूल मैंने लिया होगा, तो हो सकता है ये 3-3 ही बने होंगे। अब ये 7 मॉलिक्यूल एज इट इज है और ये 3-3 आयन एज इट इज है। जितने देर में एक मॉलिक्यूल और डिसोसिएट होके गया, उतने देर में एक एक आयन फिर से एसोसिएट होके CH3COOH में होगा। तो ये इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, वी विल नॉट टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वी विल ओनली टॉक अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वही है जो इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाले तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उनमें कोई इक्विलिब्रियम जैसा चीज नहीं आएगा, दे विल गो टू कंप्लीशन। एम आई क्लियर? अभी अभी हमने पिछले सेक्शन में भी सारे रिएक्शन रिवर्सिबल वाले ही देखे हैं। जितना भी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, सारे रिएक्शन हमने रिवर्सिबल वाले ही देते हैं। तो यहाँ भी हम वैसे ही रिएक्शन देंगे, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑल वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल वीक बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ गए? And the salt formed by these weak acids and weak bases are also weak electrolytes. समझ रहे? मतलब CH3COOH एक वीक एसिड है, इसमें वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस होता है, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ना, न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड है, ये बेस है, when they both will mix it will form salt and water। सॉल्ट कैसा बनेगा? CH3COONH4 प्लस वाटर। तो ये जो CH3COONH4 बना है, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट फॉर्म बाय अ वीक बेस एंड अ वीक एसिड इज आल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? ओके, राइटिंग डाल दें आगे। ठीक है, इसमें लिखते हैं नीचे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसा एक हेडिंग डालना, सब हेडिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, an electrolyte is defined as a compound, समझ के लिखना डेफिनेशन। an electrolyte is defined as a compound whose aqueous solution, an electrolyte is defined as a compound whose aqueous solution or melt, मतलब molten form, whose aqueous solution or melt conducts electricity, conducts electricity। नहीं समझ में आई पूरी? लिक्विड कंडक्टर्स बेसिकली, है ना? नेक्स्ट लाइन में एक और डेफिनेशन लिखेंगे अपन, लिखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेफिनेशन लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना, और आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक आयनाइजेशन। आयंस बन रहे हैं ना, इससे आयनाइजेशन भी नाम दे दिए। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से, ब्रैकेट में अल्फा लिखना। देखो ये बताएगा एक्चुअली ये क्या होता है फैक्टर, ये हमें बताएगा कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ। जैसे मैं HCl की बात करें तो HCl में तो 100% डिसोसिएशन था ना, मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 के 10 डिसोसिएट हो गए। एक्चुअली अल्फा का मतलब होता है, अभी लिखना मत, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, आप मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो मोल्स की जगह, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मतलब अगर मैंने CH3COOH का 10 मोल लिया, पर उसमें से सिर्फ 3 मोल ही डिसोसिएट हुआ, बाकी 7 मोल अनडिसोसिएटेड है,
तो इसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने 3, टेकन कितने 10, कितना आया 0.3 या फिर 30% डिसोसिएशन ही हुआ। 10 3 मतलब 3 जो 10 का 30% ही होगा, परसेंटेज निकालना तो आता है ना, 3/10 इंटू 100 है ना, 3 10 का 30% हो, 1 10 का 10% है, 2 10 का 20% है, तो वैसे ही 3 10 का 30% है। समझ में आ रही है? अब यही चीज है जब मैं HCl के लिए बात करूंगा ना, तो HCl के मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 के 10 डिसोसिएट हुए, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 10/10 डिसोसिएट हुए 10, लिए भी थे 10, कितना आया, यानी कि 100%। अरे 1 मतलब 100% हो गया ना, आप इंटू 100 करो ना परसेंटेज में निकालने के लिए, 0.3 इंटू 100 के तब तो 30 आया ना, और 1 इंटू 100 के तब 100 आया, और दिख भी रहा ना 10 के 10 हो गया मतलब 100%, और 10 में से 3 हुआ मतलब 30%। इसी को कहते हैं अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा वो वीक, और जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग। समझ गए? और एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि अगर वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग, और अगर वो पार्शियली आयनाइज होते हैं तो वो पार्शियली हुआ ना, 10 में से 3 हुआ मतलब पार्शियल हुआ, आधा भी नहीं है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं अल्फा का, the fraction of the total number of molecules, the fraction of the fraction में तो लिखा ना 0.3 and 1, हालांकि 1 भी नहीं होता, वो भी 100% नहीं होता, 99.9% मान के चलो, है ना। The fraction of the total number of molecules which dissociate into ions, the fraction of the total number of molecules which dissociates into ions is called the degree of dissociation or ionization. The fraction of total number of molecules which dissociates into ions is called degree of dissociation or ionization. Okay? It is denoted by alpha. It is denoted by alpha. So mathematically alpha is equals to number of moles dissociated upon number of moles taken. A formula. Alpha is equals to number of moles dissociated upon number of moles taken. Okay. Next time, depending upon the value of alpha, 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 there are two types of electrolytes. There are two types of electrolytes. There are two types of electrolytes. First, लिखना strong electrolyte, strong electrolyte, strong electrolyte. hyphen डाल के. It is defined as a substance. It is defined as a substance. It is defined as a substance which dissociates almost completely. Which dissociates almost completely. Which dissociates almost completely into ions. Into ions. In aqueous solutions. In aqueous solution. हम यहाँ पे हर solution aqueous solution ही देखेंगे ना. All acids are aqueous solution. All bases are aqueous solution. सभी एसिड पानी में बने हैं, सभी बेसिस भी पानी में बने होते हैं. ठीक है? Okay. Clear definition. A strong electrolyte is defined as a substance which dissociates almost completely. देखो मैं completely भी नहीं लिख पाया.
ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब वो तो 95% 96%, तो 0.96 उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, ठीक है। ओके, इन इट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल NaOH KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। NaOH और KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। कॉमा HCl H2SO4, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉमा NaCl KNO3, ये क्या है? ये सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला जो NaCl लिखे वो किससे बना होगा? NaOH और HCl से। पढ़ते थे ना अपन की सॉल्ट का नाम देख के हम बता सकते हैं कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है। NaCl में Na कहां से आया होगा? NaOH से। और NaCl में Cl कहां से आया होगा? HCl से। So it is made up of a strong acid and a strong salt, strong base. और दूसरा एग्जांपल क्या लिखो? KNO3। KNO3 में K कहां से आया होगा? KOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और NO3 कहां से आया होगा? HNO3 से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिख लो, सेकंड डाल के। पहला तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स, यहां तक लिखो। डिसोसिएट्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट। कंप्लीटली नहीं लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल एक एक वीक एसिड एक वीक बेस लिख लो। NH4OH CH3COOH, NH4OH CH3COOH, एन नहीं आपके पास। NH4OH CH3COOH। नेक्स्ट में डाल दूं आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या अपन को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करनी है ना। पहले अपन इतना तो बात करी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, वीक क्या होती है ना। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, वीक को वीक क्यों बोल रहे हैं, है ना। और अल्फा क्या होता है। अब हमें पढ़ना सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेंगे, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। तो क्या हिंट डाले हैं? आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड्स OSTWALD, OSTWALD, that is property as Oswald's dilution law, Oswald's dilution law, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इस संडे भी कोई एक्स्ट्रा क्लास है बोला ना आप लोग को? कोई बोले तो बोल देना, केमिस्ट्री की होने वाली है, टेस्ट रख सकते हैं बोलना।